हेलो दोस्तों, मैं मुकेश एक बार फिर आपका मैक फिजिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रेसिस्टेंस को कंबाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो हमारे प्रैक्टिकल नीड के लिए, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हमें क्या हम क्या करते हैं, बहुत सारे रेसिस्टेंसेस को आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है, ताकि हमारी जो नीड है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, तो इस नीड को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेसिस्टेंसेस को आपस में कंबाइन करते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको कंबाइन करने के दो तरीके हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस को कंबाइन करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, इन दोनों कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस की। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को हम लोग इंड टू इंड कनेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंड टू इंड कनेक्शन। ठीक है, इस टाइप का कॉम्बिनेशन हम लोग तभी यूज़ करेंगे जब हमें किसी सर्किट में करंट को डिक्रीज करना होगा। ठीक है, जब किसी सर्किट में जो ओवरऑल करंट है उसको अगर डिक्रीज करना होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि अगर हमें करंट को डिक्रीज करना है, ठीक है, तो रेसिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, रेसिस्टेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा। यही चीज़ हमने पिछले क्लास में डिस्कस की थी कि अगर करंट को इंक्रीज करना है तो रेसिस्टेंस डिक्रीज करना होगा। करंट अगर इंक्रीज करना है तो रेसिस्टेंस डिक्रीज करना होगा। इसी का जस्ट अपोजिट, करंट अगर डिक्रीज करना है तो रेसिस्टेंस को हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज़ हम लोग वहीं करते हैं जहाँ पे हमें करंट को क्या करना होता है, डिक्रीज करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिस्टेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की जो मेन प्रॉपर्टी होती है, जो मेन खासियत होती है, वो क्या होती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेसिस्टेंस लगे होंगे, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेसिस्टेंस लगे होंगे सब में करंट की वैल्यू सेम जाएगी। सब में क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रेसिस्टर। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, कभी भी आप रेसिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि हर एक रेसिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, हर एक रेसिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, आ रहा है बस समझ में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंसेस में जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर एक रेसिस्टेंस के क्रॉस वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास तीन रेसिस्टेंस है, R1, R2 और R3। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, सीरीज में कंबाइन करना है। तो अभी हम बात किए थे क्या होता है, इंड टू इंड कनेक्शन, मतलब जहाँ पे पहला रेसिस्टेंस खत्म होगा जस्ट वहीं पे दूसरा रेसिस्टेंस हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, जहाँ पे दूसरा खत्म होगा वहाँ पे क्या करेंगे, तीसरा ऐड करेंगे। ठीक है, जैसा आप फिगर में देख रहे हो। ठीक है, तो जहाँ पे पहला ख़त्म हुआ वहाँ पे हमने दूसरा ऐड किया, जहाँ पे दूसरा ख़त्म हुआ वहाँ से हमने तीसरा ऐड किया। ठीक है, तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब प्रॉपर्टी के अनुसार इसमें सारे रेसिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इसमें भी आई, इसमें भी आई और इसमें भी आई। ठीक है, अब हर एक रेसिस्टेंस के क्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, अलग होगा। तो पहले वाले में V1, दूसरे वाले में V2 और तीसरे वाले में V3। ठीक है, तो जब ये तीनों आपस में कंबाइन होंगे तो हमको जो ओवरऑल रेसिस्टेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, RS। ठीक है, और ये तीनों आपस में कंबाइन होकर के सिंगल रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट रेसिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, तो पॉइंट ए और बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V। ठीक है, अब आपको फिगर से क्या दिख रहा है कि ये जो V है वो इन तीनों इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू
V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब ओम्स लॉ के अनुसार आपको पता है क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो जब हम ओवरऑल रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो R की जगह क्या हो जाएगा, RS, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस, ओवरऑल रेसिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, करंट। ठीक है, अगर V1 की बात करोगे तो I इंटू R1 हो जाएगा, V2 I इंटू R2 हो जाएगा, V3 I इंटू R3। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, वो क्या है, सब में करंट की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी भी यही होती है कि सारे रेसिस्टेंसेस में करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखोगे उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो हमको जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक कंक्लूजन मिलता है, वो क्या मिलता है कि जब बहुत सारे रेसिस्टेंस अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा या फिर जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होगा वो सारे रेसिस्टेंसेस के सम के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, और ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इन तीनों रेसिस्टेंस में से जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, इन तीनों रेसिस्टेंस में से मतलब R1 R2 R3 में से जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, तो उससे भी बड़ा हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, इस बात को समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास 3 रेसिस्टेंस है, R1 इज इक्वल टू 2 है, R2 इज इक्वल टू 4 है, और R3 इज इक्वल टू कितना हो जाए, मान लेते हैं 5 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट करोगे तो RS की वैल्यू कितनी आएगी, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 2 11। RS की वैल्यू कितनी आ गई, 11 ओम आ गई। ठीक है ना, RS की वैल्यू 11 ओम। यही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो क्या है कि अगर हम लोग रेसिस्टेंसेस को सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो इन तीनों रेसिस्टेंस में से जो सबसे बड़ा होगा उससे भी ज़्यादा वैल्यू इसकी आएगी। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेसिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट कॉम्बिनेशन, ग्रेटेस्ट रेसिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। आ रहा है बात समझ में, इस बात को आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो ओवरऑल रेसिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के सम के बराबर होता है, और जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस में जो सबसे बड़ा होगा उससे भी बड़ी वैल्यू होगी, किसकी, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस की। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। इसमें कुछ कंडीशन है, वो क्या है कि अब पहला कंडीशन देखो, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रेसिस्टर हो, ठीक है, और सबकी वैल्यू क्या हो, R, हमारे पास n नंबर ऑफ रेसिस्टर हो और सबकी वैल्यू क्या हो, R, तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा, n इंटू R। ठीक, आ रहा है समझ में, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा होगा वो कितना होगा, n इंटू R। ठीक है, तो ये था हमारा दोस्तों सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ हम लोग कब करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ हम लोग तब करेंगे जब हमें करंट की वैल्यू इंक्रीज करनी होगी, जस्ट अपोजिट टू सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको क्या होता था, करंट की वैल्यू डिक्रीज करनी होती थी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हम क्या करते थे, इंक्रीज करते थे। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, करंट की वैल्यू हमको क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी। आ रहा है बस समझ में। तो इस केस में जो कॉम्बिनेशन होता है वो आप देखो, इस केस में सबसे पहले दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। पिछले वाले में सीरीज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि करंट की वैल्यू हर एक रेसिस्टेंस में सेम जाती है। ठीक है, लेकिन इस केस में जस्ट उल्टा। ठीक है, हर एक रेसिस्टर का जो करंट होगा, ठीक है, करंट अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज क्या होगा, डिफरेंट होगा, और उसकी जगह जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर एक रेसिस्टेंस में वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सीरीज में क्या होता था, करंट सेम होता था और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता था। ठीक है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ऐसा क्यों होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो, मान लो हमारे पास 3 रेसिस्टर है, R1 R2 और R3। इसको अपने को पैरेलल में कनेक्ट करना है। पैरेलल में कनेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये इन तीनों को बढ़ा करके किसी एक पॉइंट पे कंबाइन कर देते हैं और इन तीनों को बढ़ा करके किसी एक पॉइंट पे कंबाइन कर देते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा क्या हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। अरे बस समझ में, जैसे कि ये तीनों एक पॉइंट पे कंबाइन हो गए, ये तीनों एक पॉइंट पे कंबाइन हो गए। तो यहाँ पे आप एक खास बात देखोगे, वो क्या है कि ये तीनों ही रेसिस्टेंस जो है वो एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं और तीनों ही रेसिस्टेंस जा करके दूसरे पॉइंट पे एक दूसरे से मिल जा रहे हैं। ठीक है, मतलब एक ही पॉइंट से बहुत सारे रेसिस्टेंस निकलेंगे। ठीक है, तो अब मान लो इस रेसिस्टेंस की वैल्यू कुछ और होगी, इस रेसिस्टेंस की वैल्यू कुछ और होगी, इस रेसिस्टेंस की वैल्यू कुछ और होगी। तो यहाँ से अगर हम लोग टोटल करंट आई भेजेंगे तो ये रेसिस्टेंस अपने हिसाब से करंट I1 लेगा, ये रेसिस्टेंस अपने हिसाब से करंट I2 लेगा और ये रेसिस्टेंस अपने हिसाब से करंट I3 लेगा। इसलिए कहा जाता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या होती है रेसिस्टर में अलग अलग होती है। ठीक है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम कैसे होगा, देखो ये तीनों रेसिस्टेंस एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं और अगले पॉइंट पे आकर के मिल रहे हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है पोटेंशियल का। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट तीनों ही रेसिस्टेंस के लिए सेम है, ये दोनों पॉइंट तीनों ही रेसिस्टेंस के लिए क्या है, सेम है। इसलिए इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, जबकि करंट की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये तीनों जब आपस में कंबाइन होंगे तो एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आरपी की तरह वर्क करेंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं। तो ये कैसे होता है, यहाँ से आपको सेम दिख रहा है कि अगर हमें टोटल करंट आई निकालना होगा तो इन तीनों इंडिविजुअल करंट को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल करंट हमारे क्या हो गया, आई क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब आपको पता है ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो इस केस में अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्या रखना पड़ेगा, सेम रखेंगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है वो RP के बराबर होगा। ठीक है ना, RP मतलब रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमको I इज इक्वल टू क्या मिलेगा, V अपॉन में RP। तो I1 की वैल्यू क्या मिलेगी, V अपॉन में R1, I2 V अपॉन में R2 और I3 V अपॉन में R3। ठीक है, हर जगह आप देख रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है, सेम है। अब सबकी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सबकी वैल्यू रखोगे तो हमको जो मेन इक्वेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 अपॉन में RP इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ठीक है, तो इससे हमको क्या कंक्लूजन मिला कि जब बहुत सारे रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा उसका रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो बहुत सारे इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के क्या होगा, बराबर होगा। है बस समझ में, तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा RP, ठीक है, वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे भी छोटा होगा। अरे बस समझ में। ठीक है, तो जो हमारे सीरीज में हम लोग क्या पढ़ते थे कि जो RS होता था वो सबसे बड़े वाले रेसिस्टेंस से भी बड़ा होता था। ठीक है, ये लेकिन यहाँ पे जो RP होगा वो सबसे छोटे वाले रेसिस्टेंस से भी छोटा होगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ स्मॉलर देन एनी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। आ रहा है बस समझ में दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे n नंबर ऑफ रेसिस्टर हो गए, सबकी वैल्यू R हो गई। अगर इसको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, RP इज इक्वल टू R अपॉन में N। ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में RP इज इक्वल टू N अपॉन में R। ठीक है, अब हम लोग अगला कंडीशन पढ़ते हैं कि अगर दो रेसिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा। तो आपने फार्मूला पता है, RP इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो तो R1 इंटू R2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1। अब क्या लिख सकते हो, RP इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू रेसिस्टेंस अपॉन में सम ऑफ टू रेसिस्टेंस। ठीक है, आ रहा है बस समझ में। अब लास्ट केस देख लेते हैं भाई। हमारे पास n रेसिस्टर है, सबकी वैल्यू R है। तो आपने पढ़ा है सीरीज़ में अगर कंबाइन करोगे तो n इंटू आर होगा, पैरेलल में कंबाइन करोगे तो R अपॉन में n होगा। अगर हम दोनों का रेशियो निकालते हैं
ठीक है। रेसिस्टेंस इन सीरीज अपॉन में रेसिस्टेंस इन पैरेलल, दोनों का रेशियो निकालोगे तो क्या लिख सकते हो, एन आर अपॉन में एन, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, एन स्क्वायर। ठीक है। तो रेसिस्टेंस इन सीरीज अपॉन में रेसिस्टेंस इन पैरेलल, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एन स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो आपको सबसे मेन बात क्या याद रखना है, फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि सीरीज कनेक्शन का यूज़ हम लोग तब करेंगे जब हमको करंट को डिक्रीज करना होगा और रेसिस्टेंस को इंक्रीज करना होगा। ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू हर एक रेसिस्टर में सेम होती है और पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेसिस्टर का अलग अलग होता है। ठीक है। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब करंट की वैल्यू को इंक्रीज करना होता है, इसका मतलब हमको रेसिस्टेंस को डिक्रीज करना होगा। ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा करंट होता है वो हर एक रेसिस्टेंस में अलग अलग होता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है, मतलब ओवरऑल रेसिस्टेंस आता है, वो सबसे बड़े वाले रेसिस्टेंस से भी बड़ा होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा ओवरऑल रेसिस्टेंस आता है वो सबसे छोटे वाले रेसिस्टेंस से भी छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जिस